तो प्लास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ना है इसमें में। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट है हमारा मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे हमारा सॉइल प्लास्टिक स्टेज में होगा। ठीक। तो प्लास्टिक लिमिट होता है वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे हमारा सॉइल प्लास्टिक स्टेज में होता है। अब प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट वो भी होता है, ये वाला जो ग्रीन से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे दो कलर्स का यूज हो रहा है, मतलब दो डिफरेंट कलर्स जैसे ग्रीन और रेड। उनका पर्पस यही है कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कराना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, ये क्या होता है? एक सॉइल जब रोल की जाती है एक थ्रेड में 3 mm डायमीटर की, और वो क्रम्बल होना शुरू हो जाए, तो वो जो प्लास्टिक लिमिट तुम, मतलब सॉरी, वो जो वाटर कंटेंट होगा जिसपे एक सॉइल जिसको तुमने थ्रेड बनाया 3 mm डायमीटर का, वो क्रम्बल होना शुरू हो जाए, तो वो वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया था। ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर डायमीटर जो है थ्रेड का वो 3 mm से कम है और क्रैक का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो वाटर कंटेंट तुम्हारा प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा होगा। शियर स्ट्रेंथ जो होती है प्लास्टिक लिमिट में, वो अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ज्यादा होती है लिक्विड लिमिट के। ठीक है। नेक्स्ट देखो, श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट क्या है? ये मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल हमारा क्या होता है? सेचुरेटेड होता है। मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच फर्दर रिडक्शन, मतलब दूसरा डेफिनेशन इसी में हम बना रहे हैं, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है जिसपे हम फर्दर अगर रिडक्शन करते हैं वाटर कंटेंट पे, तो कोई भी रिडक्शन वॉल्यूम में नहीं होता। ठीक है। अब श्रिंकेज रेशो क्या है उसको डिनोट करते हैं हम आर से। श्रिंकेज रेशो ये दूसरी जगह आ रहा है, एक बार श्रिंकेज रेशो तुम लोगों ने सर्वे में भी पढ़ा था। तो श्रिंकेज रेशो यहाँ पे है V1 - V2 अपॉन VD अपॉन में W1 - W2 × 100। अब ये क्या क्या चीजें हैं? जैसे V1 V2 ये सब तुम जानते ही हो, VD भी है, तुम पता ही है, ड्राई का वॉल्यूम है। श्रिंकेज रेशो बेसिकली ड्राई डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं लिखा है। तो ड्राई डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हो जाता है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अगर मुझे निकालना होगा तो वो होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है। तो यहाँ पे होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इक्वल्स टू V1 - V2 अपॉन VD × 100। ठीक। अब अगर मैं रिलेशनशिप देखूं इस श्रिंकेज रेशो के और ये जो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है इनके बीच में, तो हो जाता है R इंटू, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दो, तो W1 - WS इंटू R इक्वल्स टू VS, ये हमारा हो जाता है। WS यहाँ पे हमारा श्रिंकेज लिमिट है, W सॉरी, और ये जो V1 है ये हमारा ओरिजिनल सॉइल वॉल्यूम है एट वाटर कंटेंट W1%, और V2 जो है वो हमारा सॉइल वॉल्यूम है एट वाटर कंटेंट W2%। ठीक है, ये सब अच्छे से याद कर लेना। श्रिंकेज रेशो के ऊपर न्यूमेरिकल आए हुए हैं। चलिए अब आगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको हम डिनोट करते हैं आईपी से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स तुमसे न्यूमेरिकल में जो है सॉल्व करवाया गया है, प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन प्री में। तो ये है रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर। तो ये क्या है? बेसिकली रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी है, सॉइल की कंसिस्टेंसी होती है बेसिकली। तो कंसिस्टेंसी रिलेटेड होती है किससे? वाटर से। तो जो कंसिस्टेंसी है वो किससे डिपेंडेंट होती है? वाटर से रिलेटेड होती है और डिपेंड भी करती है। तो ये रेंज बताता है हमें कंसिस्टेंसी का, विद इन विच सॉइल बिहेव्स एज अ प्लास्टिक मटेरियल। तो ये वो रेंज बताता है जिसमें कोई भी सॉइल प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रही होती है, और इसी को हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है IP इक्वल्स टू WL - WP। WL तुम्हारा वाटर कंटेंट है एट लिक्विड लिमिट, ऐसे WP तुम्हारा वाटर कंटेंट है एट प्लास्टिक। अब प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स, अभी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। जो यहाँ चल रहा है ना, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो तुम देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी है क्ले मिनरल्स की वजह से। ठीक। अब स्पेसिफिक एरिया जो होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के। क्ले का जो भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो हायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे ज्यादा एरिया है, मोर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का एक्यूमुलेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक। इस चीज को चाहे तो तुम लोग छोड़ भी सकते हो यहाँ पे। आगे देखो, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा 0 है तो सॉइल हमारा नॉन प्लास्टिक हो जाएगा। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको याद रखना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आईपी का वैल्यू अगर 0 है तो कंसिस्टेंसी नॉन प्लास्टिक, लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 to 17 है तो मीडियम प्लास्टिक, एंड ग्रेटर देन 17 है तो हाईली प्लास्टिक होता है। लो प्लास्टिक सॉइल इज यूज्ड फॉर एम्बैंकमेंट। तो जो लो प्लास्टिक सॉइल होती है वो एम्बैंकमेंट में यूज होती है, बिकॉज वो बहुत ही इजी होती है कॉम्पैक्शन के लिए। कॉम्पैक्शन जब तुम्हें करना होता है तो वो इजीली कॉम्पैक्ट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ श्रिंकेज इंडेक्स पे। अभी तुमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यूज याद करी हैं, ऐसे श्रिंकेज इंडेक्स की भी वैल्यूज आएंगी, वो याद करना। श्रिंकेज इंडेक्स आई एस इक्वल टू डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। तो ये क्या है, डब्ल्यू पी है हमारा प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, डब्ल्यू एस हमारा क्या है, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। तो श्रिंकेज इंडेक्स डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस होता है, और ऊपर जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स या फिर रिलेटिव इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं आईसी। फॉर्मूला हमारे पास इसका होता है आईसी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। अब ये जो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी है ये तो तुम्हारा क्या है, ऊपर अभी भी जस्ट हमने पढ़ा था, ये देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, वही यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो डब्ल्यू है इसमें कोई भी नीचे तुम देख सकते हो कुछ भी इस तरह का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे हम इसको एन एज्यूम कर लेते हैं। तो एन का मतलब है नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, अब इसका मैं तुम लोगों को एक ट्रिक जो है वो बता देता हूँ कि इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को कैसे याद करना होता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया सी एल एन पी। ऐसे यहाँ पे जो लिक्विडिटी इंडेक्स आ रहा है इसको हम डिनोट करते हैं आई एल से। तो एक हमने देख लिया आई एल, एक हमने देख लिया आई सी। आई एल का फॉर्मूला है डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो ये जो दो चीजें हैं जैसे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। तो इसी के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई थी। तो तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहले सी आ रहा है, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, तो सी के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, एल आ रहा है, देन एन आ रहा है। तो इसको तुम डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन कर सकते हो और अपॉन में आई पी कर दो। तो तुम्हारा सी आई सी के लिए क्या आ गया, ऐसे बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो सी एल एन पी में क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एल, एल के बाद के कौन कौन से, एन और पी। तो जब तुम आई एल निकालोगे तब तुम क्या लोगे, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी और अपॉन में आई पी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसको तुम याद कर सकते हो। ठीक, समझ में आया, बताओ। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू 1 होगी प्लास्टिक लिमिट पे, और लिक्विडिटी इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू 1 होगी लिक्विड लिमिट पे। तो टोटल अगर हम बात करें तो आईसी और आईएल को मिलाकर के 1 बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, बहुत क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रिपीट हुए हैं इनसे। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है प्लास्टिक लिमिट पे, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है लिक्विड लिमिट पे। अब यहाँ आईसी और आईएल दोनों को मिला के 1 हो जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। वैल्यूज हैं कुछ इस तरीके से, आईसी ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर सीधी सी बात है आईएल जो है तुम्हारा वो लेस देन 1 होगा। आई एल यहाँ पे 0 to 0.25 है, तो तुम्हारा आईसी जो है वो 1 to 0.75 है। 1 से यहाँ पे बस सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, कोई भी एक वैल्यू को तुम याद कर सकते हो, उससे सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक को जो है वो याद कर लेता हूँ। किसको याद कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ आई सी जो है उसको तुम अगर याद करोगे तो ग्रेटर देन 1 है। तो उसके लिए मुझे क्या है, कंसिस्टेंसी भी याद करनी है जैसे कि वेरी स्टिफ। तो मैंने क्या किया था, मैंने आईसी को याद कर लिया कि आईसी के हिसाब से जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया, 0.75 है तो फिर वो स्टिफ हो गया, 0.75 से लेकर के 0.5 है मीडियम स्टिफ हो गया, 0.5 से 0.25 है सॉफ्ट हो गया, 0.25 से 0 हो गया तो वेरी सॉफ्ट हो गया, और लेस देन 0 तो फिर लिक्विड स्टेट में आ चुका है। तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया था। अब तुम किसी भी एक को याद कर लो, जो दूसरा है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि वेरी स्टिफ जो होता है वो ब्रिटल होता है, लिक्विड स्टेट जो है वो तुम्हारा लिक्विड रेंज में आ गया, और जो बाकी के सारे हैं वो प्लास्टिक रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना। अब हमारा ये जो टेबल तुम इधर देख पा रहे हो ये ऊपर से ही आया है, जहां पे हमने अपना वो एक ग्राफ बनाया हुआ था। एक बार दिखाता हूँ, वहीं से मैंने इसको जो है दोबारा से लिया। ये देखो ये वैल्यूज हैं, नीचे वही सेम मैंने लिया हुआ है कि डब्ल्यू एल के बाद में लिक्विड शुरू हो जाता है, डब्ल्यू पी के बाद प्लास्टिक, डब्ल्यू एस के बाद में सेमी सॉलिड, एंड देन यहाँ पे तो सॉलिड होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया हुआ है नीचे।
हाँ, यहाँ पे मैंने रिपीट किया हुआ है। मैंने इसको क्यों रिपीट किया हुआ है वो देख लो यहाँ पे भी। अब सॉलिड की मैं अगर बात करूं, तो सॉलिड होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा भैया, आईसी जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे सॉलिड के लिए आईसी ग्रेटर देन 1 है, तो फिर अपने आप ही आईएल लेस देन 0 हो जाएगा। सेमी सॉलिड में फिर से आईसी ग्रेटर देन 1 होगा और आईएल लेस देन 0। प्लास्टिक में 0 to 1 होती है दोनों वैल्यूज। लिक्विड में आईसी लेस देन 0 हो जाएगा और आईएल ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यूज मैंने इसीलिए यहाँ पे दोबारा से लिखी ताकि इनको अच्छे से याद किया जा सके, समझा जा सके। अब आ जाता है हमारे पास टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आईटी से। इसका फॉर्मूला होता है आईपी अपॉन आईएफ, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ये तुम देख सकते हो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। तो टफनेस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा होता है। कैसे इंडिकेट करता है, जैसे जैसे तुम्हारा वाटर कंटेंट इंक्रीज होता चला जाता है तो तुम्हारा शेयर स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इंडिकेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट पे भी शेयर स्ट्रेंथ को जो है ये शो करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, मोस्टली सॉइल्स के लिए जो आईटी का वैल्यू है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आईटी का वैल्यू, यानी कि टफनेस इंडेक्स का वैल्यू आया हुआ है वो 0 to 3 होता है। अगर आईटी का वैल्यू, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अगर आईटी का वैल्यू लेस देन 1 है तो वो सॉइल जो है वो फ्राइबल सॉइल होगा। फ्राइबल सॉइल क्या होता है, फ्राइबल सॉइल होता है जैसे आपने छोटा सा एक काम करो, मान लो इतना सा एक, तुम लोगों ने देखा भी होगा अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, अर्थवॉर्म्स। तो जहां पे अर्थवॉर्म होता है वहां पे ऐसे गोल गोल वो सॉइल को बाहर निकाल करके ऐसा गोल गोल शेप बना देते हैं, है ना। वहां पे बहुत सारा ऐसा गोल गोल सॉइल होता है। तो तुम क्या करना, उसमें से किसी एक को भी उठा लेना अपनी फिंगर्स में, और हल्का सा भी तुम जैसे ही प्रेशर डालोगे तो ये क्या होता है, ये जो है ये सॉइल एकदम क्रश हो जाता है और पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो फ्राइबल का मतलब वही होता है जो अचानक से पाउडर फॉर्म में आ जाए, बिना ज्यादा एफर्ट डाले पाउडर फॉर्म में आ जाए, उसको फ्राइबल कहते हैं। ठीक है। तो आईटी का वैल्यू जैसे ही लेस देन 1 होगा तो वो फ्राइबल सॉइल कहेगा, इजीली क्रशेबल होगा प्लास्टिक लिमिट पे। क्लेई सॉइल के लिए आईटी का जो वैल्यू होता है वो 1 to 3 होता है। ठीक है, ये सब वैल्यूज याद कर लेना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स। अब रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे है, इसको डिनोट हम करते हैं डीआर से या फिर आईडी से। ठीक है। अब इसमें ये हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है और कोर्सनेस बताता है कोर्स ग्रेन सॉइल का। कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारा सैंडी और ग्रेवली दोनों आ जाते हैं। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डीआर का, वो है ई मैक्स माइनस ई नेट। ई नेट का मतलब है ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। अब ई मैक्स क्या होता है, ई मैक्स का वैल्यू है 0.91, ई मिनिमम का वैल्यू है 0.35, और ई नेचुरल उस स्टेट में, मतलब जब भी तुम्हें, मतलब एट प्रेजेंट, एट मोमेंट जो भी तुम्हें सॉइल दी जाएगी उसका जो वॉइड रेशो होगा वो तुम्हारा ई नेचुरल है। और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 0.91, और मिनिमम जो होता है वो होता है 0.35। ये याद रखना, प्रीवियस ईयर में है। और मैक्सिमम कैसे अटेन किया जाता है, तुम क्या करो, एक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर पोजीशन में प्लेस करना शुरू कर दो पार्टिकल्स को। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम वॉइड रेशियो जो है वो मिल जाएगा। अगर तुम इसको ट्रेपेजोइडल शेप में, इस तरीके से पिरामिडल शेप में अरेंज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, लोवेस्ट वॉइड रेशियो मिलेगा। ठीक है। चलो, अभी देखो, ई मैक्स और ई मिनिमम जो होते हैं ये कैलकुलेट किए जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट से। ये बहुत ही डिटेल में चल रहा है, तुम चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। ईएससी के लिए तो ये अच्छा है, जो इंटरव्यू देने जाएंगे, ईएससी का एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, बट जेई में ये नहीं आने वाला है। आगे देखो, नेक्स्ट जो चीज हमारे काम की है वो है रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शियर स्ट्रेंथ की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कन्वर्स कंप्रेसिबिलिटी। ठीक। रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं कुछ वैल्यूज की बात करूं, तो अगर वो लेस देन 15 है तो उसका क्लासिफिकेशन हम वेरी लूज करेंगे, मतलब उसको कहेंगे कि वो बहुत ही लूज। 15 टू अगर 35 है, वो 15 to 35 है तो फिर वो लूज स्टेट में होगा। 35 to 65 है तो मीडियम होगा। 65 to 85 है तो डेंस होगा, एंड ग्रेटर देन 85 होगा तो वेरी डेंस होगा। सब वैल्यूज ये याद कर लेना, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछे गए। ठीक। नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला और होता है,
ये जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है ये तुम देख सकते हो, ये यूनिट वेट की टर्म्स में है। तो ये है यहाँ पे गामा डी मैक्स अपॉन गामा डी नेचुरल, गामा डी नेचुरल माइनस गामा डी मिनिमम, गामा डी मैक्सिमम गामा डी मिनिमम। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज बहुत बार वॉइड रेशो तुम्हें नहीं दिया होगा, तुम्हें डेंसिटी दी होगी, तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पहले लिखा मैंने मैक्स, फिर मैंने लिखा मैंने यहाँ पे नेट, नेट यानी कि नेचुरल है, ऐसे नेट लिखा हुआ, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लिखा, देखो भैया पहले तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, और मिनिमम लास्ट में होगी, और बीच में होगा कुछ, तो उसको मैंने यहाँ पे नेचुरल कह दिया, तो ऐसे लिखा है मैक्स, नेट और ये मिनिमम। अब मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, इसको कैसे याद रखूंगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, मैक्स से शुरू करो। सबसे पहले तुम्हारा क्या है, मैक्स, तो मैक्स के बाद क्या आ रहा है, नेट आ रहा है, नेट के बाद क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो ऊपर वाले में देखो मैक्स आ रहा है, नेट आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अब नीचे वाले के लिए तुम क्या करोगे, एक स्किप कर जाओ, यानी कि इसको छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहां से शुरू करेंगे, तो नेट आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, और यहाँ पे मैक्स आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उल्टा चलते हैं। अभी हमने कैसे चले, क्लॉकवाइज चले थे ना, अब हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है नेट पहले आएगा, फिर मैक्स आएगा, देन मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे नेट आ रहा है, मैक्स आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, नेट का मतलब नेचुरल से। तो ये ट्रिक इस तरीके से तुम भी बना सकते हो, याद कर सकते हो। एक आता है हमारे पास थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, थिक्सो का मतलब होता है टच, और ट्रॉपी का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे इंक्रीज जो हो जाती है तुम्हारी स्ट्रेंथ, ठीक है, जो सॉइल होती है ना वो अपने आप रिकवर करना शुरू कर देती है कुछ टाइम के बाद में, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो अपने आप बढ़नी शुरू होती है, रिकवर होनी शुरू हो जाती है। तो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ विद द पासेज ऑफ टाइम ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ क्ले, क्ले की टेंडेंसी होती है ये, कि वो रिगेन कर लेता है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो उसका केमिकली जो पोजीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम में आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम वो अटेन कर लेता है कुछ टाइम के बाद, विद द रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको रीओरिएंट करके वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, और स्ट्रेंथ वो अपनी धीरे धीरे रिकवर करनी शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है थिक्सोट्रॉपी का। इसके बाद में आता है सेंसिटिविटी, प्रीवियस ईयर में है। अच्छा, थिक्सोट्रॉपी भी बहुत पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसका डेफिनेशन पूछा गया है कि थिक्सोट्रॉपी होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए अभी देखो सेंसिटिविटी, तो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव्ड ऑन रिमोल्डिंग। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी है कितना डिस्टर्बेंस अचीव हुआ रिमोल्ड करते टाइम पे। ठीक है, इंडिकेट सॉइल वीकनिंग ड्यू टू रिमोल्डिंग। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है सॉइल का वीक होना रिमोल्डिंग की वजह से। ठीक, ये इंडिकेट करता है। एस टी हमारे पास में यहाँ पे सेंसिटिविटी, तो एस टी सेंसिटिविटी क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास में यहाँ पे क्यू यू। क्यू यू क्या है, क्यू यू है हमारा अनकनफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये है अनकनफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकनफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, और कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, ये आगे आएगा वैसे डिटेल में, यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ। कन्फाइंड वन वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है, तो सैंपल जो है तुम्हारा उसको चारों तरफ से तुम क्या कर दोगे, एक तरीके से यहाँ पे ऐसे चारों तरफ से फोर्स तुम लगाते हो, तो ये हो जाता है कन्फाइंड। तो जब चारों तरफ से फोर्स लगा के उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है तो उसको कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जब सिर्फ दो साइड से ही स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे एस टी जो है, ये क्यू यू हमने पहले लिया किसका, अनडिस्टर्ब्ड का, यानी कि ओरिजिनल सॉइल का, जो कि हमने छेड़छाड़ किसी भी तरह का नहीं किया था, ओरिजिनल सॉइल का हमने यहाँ पे क्यू यू लिया। फिर हमने लिया नीचे रिमोल्डेड का, यानी कि जो हम रिमोल्ड कर चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, डिफरेंट वैल्यूज कुछ इस तरीके से होंगी। अगर एस टी का वैल्यू 1 आ रहा है तो वो ग्रेवल या फिर कोर्स सैंड होगी, डेफिनेटली इनसेंसिटिव होगी। अगर 2 to 4 आ रहा है तो वो नॉर्मल सेंसिटिव होगी। 4 to 8 आ रहा है तो वो काफी सेंसिटिव हो जाएगी। और 8 to 16 अगर तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 16 है तो फिर वो अनस्टेबल या फिर क्विक क्ले जो है होगी। ठीक है, ये सब वैल्यूज याद कर लेना, रिपीट हुए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में काफी है। चलिए अब देखो, हायर द सेंसिटिविटी हायर इज द थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग। सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग उतनी ही ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी जो है वो लेस देन 1 भी हो सकती है। स्टिफ क्ले हैविंग फिशर्स एंड क्रैक्स हैव सेंसिटिविटी लेस देन 1। तो सेंसिटिविटी जैसे मैंने बताया लेस देन 1 हो सकती है। अब वो किसमें होती है, जो तुम्हारी स्टिफ क्ले होती है जिसमें फिशर्स होते हैं या फिर क्रैक्स होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी लेस देन 1 हो जाती है।
ठीक है, एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है एक्टिविटी नंबर का, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसको डिनोट करते हैं हम एसी से। क्या होता है एक्टिविटी नंबर? ये यूज किया जाता है स्वेलिंग बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। अब स्वेलिंग बिहेवियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एसी इक्वल्स टू आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ऊपर, अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल इन सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज हम लेते हैं। अब वैल्यूज आएंगे, एसी की लेस देन 0.75 है तो फिर वो इनएक्टिव होगा, 0.75 से 1.25 है तो फिर वो नॉर्मल एक्टिव होगा, एंड ग्रेटर देन 1.25 है तो फिर वो एक्टिव होगा। ये सब वैल्यूज अच्छे से याद तुम्हें होने चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो गया है। इसके बाद अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो करेंगे